बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदीद। नाज़रीन, वहशत, खौफ और बर्बरियत का दूसरा नाम चंगेज़ खान है। चंगेज़ खान तारीख़ आलम के सफ़ात में दर्ज एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई नावाकिफ़ हो। इस नाम से मंसूब कहानियाँ दुनिया भर में मशहूर हैं। इसके जुल्म और बहादुरी की दास्तान पूरी दुनिया में सुनी और पढ़ी जाती हैं। चंगेज़ खान की फौज जिस इलाके से भी गुजरती अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती। मंगोलों में नई रूह फूंकने वाला और उन्हें मुत्तहिद करने वाला भी चंगेज़ खान ही था। उसी ने मंगोलों को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया, क्योंकि इससे पहले मंगोल खाना बदोश थे और उनकी अपनी कोई रियासत नहीं थी। लेकिन इस बहादुर बेखौफ ने मंगोलों को मुत्तहिद किया और एक रियासत की बुनियाद डाली। वो चंगेज़ खान जिसने आधे से ज़्यादा एशिया को अपने कब्जे में किया, वो चंगेज़ खान जिसने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनवाए, वो चंगेज़ खान जिसने दुनिया फतह करने की कोशिश में तलवार के जोर पर खून की नदियां बहा दी। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम उसी जालिम तरीन हुक्मरान के बारे में आपको कुछ ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जो आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। हम आपको चंगेज़ खान के कारनामों के साथ साथ उसकी बहादुरी, शुजात और मौत के मुतालिक ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जो इससे पहले शायद आपको मालूम नहीं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि वो बहादुर शख्स कौन था जिसके नाम से चंगेज़ खान डरता था। ये सब मालूमात हम आज बताएंगे आज की इस वीडियो में अपने नाज़रीन को। नंबर 1, चंगेज़ खान का बचपन। नाज़रीन, जिसे दुनिया चंगेज़ खान के नाम से जानती है, दर हकीकत उसका नाम तमोजन था। तमोजन बाद में चंगेज़ खान जदीद मंगोलिया और साइबेरिया की सरहद के करीब 1162 के इर्द गिर्द पैदा हुआ। अलामत के मुताबिक वो दाएं हाथ में खून का जमना पकड़कर दुनिया में आया। इसकी मां को उसके वालिद ने अगवा कर लिया था और जबरदस्ती शादी कर ली थी। उस वक्त वस्ती एशियाई मैदान में दर्जनों खाना बदोश कबाइल एक दूसरे से मुसलसल लड़ाई झगड़े में मसरूफ थे। इससे पहले कि वो 10 साल का होता, उसके वालिद को दुश्मन कबीले ने जहर देकर हलाक कर दिया। तमोजन के अपने कबीले ने फिर उसे, उसकी माँ और उसके 6 बहन भाइयों को छोड़ दिया ताकि उन्हें खाना खिलाने से बच सकें। और इसी भूख और अफलास की कश्मोकश में तमोजन ने अपने बड़े सौतेले भाई को तीर मार कर कत्ल कर दिया और गुर्बत ज़दा घर के सरबराह का ओहदा संभाल लिया। एक मौका पर वो एक कबीले के हाथों पकड़ा गया और गुलाम बना दिया गया जिसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन आखिरकार वो फरार होने में कामयाब हो गया। 1178 में तमोजन ने बोरते से शादी कर ली। नाज़रीन, चंगेज़ खान के बचपन के बारे में जो कुछ हम जानते हैं उनमें से ज़्यादातर मंगोलों की तारीख और अदब की सबसे कदीम मारूफ तहरीर मंगोलों की खुफिया तारीख से आती है, जो कि उनकी वफात के फौरन बाद लिखी गई थी। नंबर 2, चंगेज़ खान ने मंगोलिया रियासत की बुनियाद रखी। नाज़रीन, चंगेज़ खान ने जैसे ही अपने कबीले की कमान संभाली, उसने जल्द ही इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया। एक योद्धा की हैसियत से अपनी शोहरत बनाई और पीरोकारों की बढ़ती हुई तादाद को अपनी तरफ राग़िब किया। रिवाज के खिलाफ तमोजन ने अहम ओहदों पर रिश्तेदारों की बजाय काबिल हलीफों को रखा और बाकी कबाइल को अपने कबीले में शामिल करते हुए दुश्मन कबाइल के रहनुमाओं को फांसी दे दी। और उसने अपने जंगजुओं को रिश्तेदारों की परवाह किए बगैर 10 की इकाइयों में मुनज़्ज़म किया। उसके पैरोकारों में ईसाई, मुसलमान और बुद्ध मत शामिल थे। 1205 तक उसने अपने साबिका बेहतरीन दोस्त जमोका समेत तमाम हरीफों को शिकस्त दे दी थी। अगले साल उसने इलाके के हर हिस्से से नुमाइंदों की मीटिंग बुलाई और जदीद मंगोलिया की तरह एक कौम कायम कर दी। स्टेपी कबाइल के मुत्तहिद होने के बाद चंगेज़ खान ने तकरीबन 10 लाख लोगों पर हुकूमत की। कबायली जंग की रवायती वजूहात को दुबाने के लिए उसने विरासत में मिलने वाले अशराफिया के लक़ब को ख़त्म कर दिया। उसने औरतों की फ़रोख्त और अगवा से भी मना किया, किसी भी मंगोल की गुलामी पर पाबंदी आयद की और मवेशियों की चोरी को मौत की सजा दी। मजीद ये कि चंगेज़ खान ने तहरीरी निज़ाम अपनाने का हुक्म दिया। बाकायदा मर्दमशुमारी की गई, गैर मुल्की सफ़ीरों को सफारती इस्तिस्ना दिया गया और यही वो वक्त था जब ये बहादुर योद्धा तमोजन से चंगेज़ खान बना। नंबर 3, ऐसी कोई रियासत नहीं थी जो कि जालिम के शर से महफूज हो। नाज़रीन, चंगेज़ खान अक्सर दूसरी रियासतों को पुरअमन तरीके से मंगोल हुक्मरानी के ताबे रहने का मौका देता था।
لیکن اس نے مزاحمت کرنے والے کسی بھی معاشرے پر تلوار اٹھانے سے دریغ نہیں کیا۔ اس کی انتقام کی مشہور مہمات میں سے ایک 1219 کی مہم تھی، جب خوارزمی سلطنت کے شاہ نے منگولوں کے ساتھ معاہدہ توڑا۔ چنگیز نے شاہ کو شاہراہ ریشم کے ساتھ سامان کا تبادلہ کرنے کے لیے ایک قیمتی تجارتی معاہدے کی پیشکش کی، لیکن خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے سفیروں کو قتل کر دیا۔ جب چنگیز خان کو یہ خبر ملی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ چنگیز خان نے اپنے منگول لشکروں کی پوری قوت کو فارس کے خوارزمی علاقوں پر اتار دیا۔ اس کے بعد جنگ میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے اور شاہ کی سلطنت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ لیکن چنگیز خان کی قتل و غارت صرف یہاں تک نہیں رکی، بلکہ اس نے اپنی فتح کی پیروی مشرق کی طرف لوٹ کر کی اور منگول رعایا کے گروہ زیزیا کے ٹنگوٹس کے خلاف جنگ کی، جس نے خوارزمیوں پر حملے کے لیے فوج فراہم کرنے کے حکم سے انکار کر دیا۔ نمبر 4، ہر کسی کو اس کے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت۔ ناظرین، کئی سلطنت کے معماروں کے برعکس چنگیز خان نے اپنے نئے فتح شدہ علاقوں کے تنوع کو قبول کیا۔ اس نے سب کے لیے مذہبی آزادی کا اعلان کرنے والے قوانین منظور کیے اور عبادت گاہوں کو ٹیکس میں چھوٹ دی۔ چنگیز خان کی اس رواداری کا ایک سیاسی پہلو بھی تھا۔ چنگیز خان جانتا تھا کہ خوشگوار مضامین میں بغاوت کا امکان کم ہوتا ہے، لیکن منگولوں کا مذہب کے بارے میں ایک غیر معمولی آزاد خیال رویہ تھا۔ اگرچہ چنگیز اور بہت سے دوسرے منگولوں نے ایک شیوانسٹک عقیدے کے نظام کو قبول کیا ہوا تھا جو کہ آسمانوں، ہواؤں اور پہاڑوں کی روحوں کا احترام کرتا تھا، اسٹیپی لوگ ایک متنوع گروہ تھے جن میں نیسٹورین عیسائی، بدھ، مسلمان اور دیگر دشمن روایات شامل تھیں۔ چنگیز خان کو روحانیت میں دلچسپی تھی۔ وہ اپنی مہمات سے پہلے کئی دنوں تک اپنے خیمے میں عبادت کرنے کے لیے جاتا تھا اور وہ اکثر مختلف مذہبی رہنماؤں سے مل کر ان کے عقائد کی تفصیلات پر تبادلہ خیال بھی کرتا۔ نمبر 5، اس کے کچھ انتہائی قابل اعتماد جنرل سابق دشمن تھے۔ ناظرین، چنگیز خان کی ایک صلاحیت یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کی صلاحیتوں کو سراہتا تھا اور وہ عام طور پر اپنے افسران کو طبقے، نسب یا ماضی کی وفاداریوں کی بجائے مہارت اور تجربے پر ترقی دیتا تھا۔ قابلیت میں اس عقیدے کی ایک مشہور مثال 1201 میں حریف تائجوت قبیلے کے خلاف لڑائی کے دوران سامنے آئی۔ جب چنگیز خان پہلی بار جنگ میں شدید زخمی ہوا، اس جنگ میں اس کے گھوڑے کو تیر مار کر نیچے گرایا گیا، جس کے بعد چنگیز خان شدید زخمی ہو گیا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق چنگیز خان تقریباً مر چکا تھا، لیکن جب وہ دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے بعد میں تائجوت قبیلے کے قیدیوں سے خطاب کیا اور یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ میرے گھوڑے کو تیر کس نے مارا، میری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ایک سپاہی نے بہادری سے کھڑے ہو کر اس بات کا اعتراف کیا کہ تیر چلانے والا میں ہوں۔ تیر انداز کی دلیری دیکھ کر چنگیز خان بہت حیران ہوا اور پھر اس سے متاثر ہو کر چنگیز خان نے اسے اپنی فوج میں افسر بنا دیا اور بعد میں میدان جنگ میں پہلی ملاقات کے اعزاز میں جیبی یا تیر کا لقب دیا۔ نمبر 6، چنگیز خان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے پہلا بین الاقوامی ڈاک نظام بنایا۔ کمان اور گھوڑے کے ساتھ منگولوں کا سب سے طاقتور ہتھیار ان کا وسیع مواصلاتی نیٹ ورک تھا۔ ان کے ابتدائی حکموں میں سے ایک کے طور پر چنگیز خان نے ماؤنٹڈ کوریئر سروس کی تشکیل کو شامل کیا، جسے یام کہا جاتا ہے۔ یہ قرون وسطیٰ کا ایکسپریس پوری سلطنت میں پوسٹ ہاؤسز اور وے اسٹیشنز کی ایک منظم سیریز پر مشتمل تھا۔ ہر چند میل کے فاصلے پر آرام کرنے یا تازہ پہاڑ پر جانے سے سرکاری سوار اکثر روزانہ 200 میل تک کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس نظام نے سامان اور معلومات کو بے مثال رفتار سے سفر کرنے کی اجازت دی۔ ناظرین، یہ ایک طرف تو جدید مواصلاتی نظام تو تھا ہی، مگر اس کے ساتھ اس نے خان کی آنکھوں اور کانوں کے پیچھے بھی کام کیا۔ یام کا ایلچی فوجی اور سیاسی پیش رفت سے بآسانی باخبر بھی رہ سکتا تھا اور اپنے جاسوسوں اور سکاؤٹس کے وسیع نیٹ ورک سے رابطہ بھی قائم رکھ سکتا تھا۔ نمبر 7، چنگیز خان جلال الدین خوارزمی سے خوف کھاتا تھا۔ ناظرین، 1220 میں چنگیز خان کے ہاتھوں اپنے والد علاء الدین محمد دوئم کی شکست کے بعد جلال الدین اقتدار میں آیا۔ اس کے اقتدار میں آتے ہی جلال الدین خوارزمی نے منگولوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جلال الدین خوارزم نے منگولوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ تنہا منگول آندھی کا سامنا کرتا رہا، لیکن وہ اکیلا منگولوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اور اس حال میں کسی بھی اسلامی ریاست نے جلال الدین کی مدد نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ بہادر اپنی فوج کے ساتھ واپس ہٹ گیا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ریاست چھوڑ کر کہاں جا بسا۔ چنگیز خان نے جلال الدین کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، حتیٰ کہ ایک پتہ بتانے پر ہی چنگیز خان نے بھاری انعام رکھا۔
लेकिन कोई भी इस बहादुर जांबाज के बारे में ना जान सका। इसके बारे में क़यास आराइयां बहुत की गईं कि जलालुद्दीन जंगलों में चला गया या वो तातारियों से लड़ता हुआ शहीद हो गया, लेकिन कोई भी हकीकत ना जान सका। जलालुद्दीन की बहादुरी को देखते हुए चंगेज खान ने कहा था कि अगर जलालुद्दीन मेरा बेटा होता तो मैं पूरी दुनिया फतह कर लेता। नंबर 8, जोची खान, जो कि चंगेज खान का सबसे अजीज बेटा था, दर हकीकत वो उसका सौतेला बेटा था। नाज़रीन, एक दफा चंगेज खान की बीवी को दुश्मन कबीले ने अगवा करके कैदी बना लिया। 8 माह की कैद के बाद जब चंगेज खान ने अपनी बीवी को रिहा करवाने के लिए दुश्मन कबीले पर हमला किया तो उसे मालूम पड़ा कि उसकी बीवी उम्मीद से है, क्योंकि दुश्मन कबीले के सरदार ने बोरते को लौंडी के तौर पर साथ रखा हुआ था। लेकिन चंगेज खान अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, तो उसने अपनी बीवी और बच्चे दोनों को कबूल कर लिया। लेकिन उसने कबीले के सरदार को माफ ना किया और उसे इबरतनाक मौत दी। जोची खान हरा के चंगेज खान का सौतेला बेटा था, मगर वो उसे जान से भी ज्यादा अजीज था। यही वजह थी जब जोची खान का एक मुहिम के दौरान कत्ल हुआ तो उसके कुछ ही अरसे बाद चंगेज खान की भी मौत वाक़ हो गई। नंबर 9, कोई नहीं जानता कि चंगेज खान कैसे मरा या कहाँ दफन है। नाज़रीन, चंगेज खान की जिंदगी के इर्द गिर्द तमाम मुअम्मों में से शायद सबसे मशहूर तशवीश ये है कि वो कैसे खत्म हुआ, यानी कि चंगेज खान कैसे मरा। रवायती दास्तान कहती है कि वो 1227 में घोड़े से गिरने से लगने वाली चोटों से मरा, लेकिन दूसरे जराए मलेरिया से लेकर घुटने में तीर के जख्म तक सब कुछ दर्ज करते हैं। ज्यादा काबिल एतराज में से एक दावा ये भी है कि उसे एक चीनी शहजादी पर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हुए कत्ल कर दिया गया था। चंगेज खान ने अपनी आखिरी आरामगाह को खुफिया रखने के लिए बड़ी तकलीफ उठाई। उसके जनाजे के जुलूस ने सफर के दौरान उनके राब्ते में आने वाले हर शख्स को ज़िबा किया और फिर बार बार उसकी कब्र पर घोड़े दौड़ाए ताकि उसे छुपाया जा सके। ये कब्र ज्यादातर मंगोलियन पहाड़ पर या उसके आसपास है, जिसे बुरखान खुल्दून कहते हैं, लेकिन आज तक इसका सही मकाम मालूम ना हो सका। नंबर 10, चंगेज खान का मुजस्मा। ऐसी बासर शख्सियत के लिए चंगेज खान की ज़ाती ज़िंदगी या इसकी जिस्मानी शक्ल के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। इस जैसा कोई भी पोर्ट्रेट या मुजस्मा बाकी नहीं है। जो कुछ तारीखदानों के पास है वो अक्सर मुतज़ाद या नाकाबिले एतमाद है। ज़्यादातर मौरखीन उसे लंबे और मजबूत के तौर पर बयान करते हैं, जिसके बाल लंबे और झाड़ीदार दाढ़ी थी। नंबर 11, सोवियतियों ने मंगोलिया में उसकी याद को ख़त्म करने की कोशिश की। नाज़रीन, चंगेज खान को मंगोलिया के कौमी हीरो बानी वालिद के तौर पर देखा जाता है, लेकिन 20वीं सदी में सोवियत हुकूमत के दौर में उनके नाम के महज तस्करे पर भी पाबंदी लगा दी गई। मंगोलियन कौम परस्ती के तमाम निशानात को ख़त्म करने की उम्मीद पर सोवियतियों ने चंगेज खान की कहानियों को स्कूल के दरसी किताबों से भी हटा दिया और लोगों को उनकी पैदाइश के मकाम पर जाने से भी रोकने की कोशिश की। 1990 की दहाई के अवाइल में मुल्क की आज़ादी के बाद चंगेज खान को मंगोल की तारीख में बहाल कर दिया गया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको निहायत पसंद आई होगी। यकीनन आज की इस वीडियो से आपको उन हक़ाइक़ के बारे में मालूमात हासिल हुई होंगी जो आज से पहले आपको चंगेज खान के बारे में मालूम नहीं थी। आज की इस वीडियो से आपने चंगेज खान के बारे में क्या नई चीज़ जानी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और इसके अलावा आप चंगेज खान के बारे में ऐसी कौन सी मालूमात जानते हैं जो अभी तक सामने नहीं आई, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।